नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक ख़त्म हो चुका है और मार्केट में पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहती हुई नज़र आती है। निफ्टी 50 17,800 के ऊपर क्लोज हुआ है। फ्राइडे को भी तेज़ी देखने को मिली। वीकली हाई और लो के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट का डिफरेंस है, तो अच्छी खासी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही थी। अच्छा मूवमेंट हुआ है। 2.45% के पॉजिटिव रिटर्न्स निफ्टी ने इस हफ्ते बनाकर दिए हैं, जिसका मेन रीज़न है FII DII डेटा। FIIs जो वन साइडेड माल बेचते जा रहे थे, 3rd 4th और 5th जनवरी को FIIs ने भी खरीदा है और DIIs ने भी खरीदा है, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि 6 जनवरी को वापस FII ने एक झटके में बड़ा माल बेच दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि वन साइडेड ये जो सेलिंग करते जा रहे थे वो अभी स्टॉप होती हुई नजर आती है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में हैवी सेलिंग प्रेशर देखने के बाद क्रूड ऑयल फिलहाल थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ नजर आया है। रेजिस्टेंस के नज़दीक हमें पहुंचता हुआ नजर आता है। फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ भी नजर आता है, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। बहुत से ऐसी कंपनीज हैं जो कि क्रूड ऑयल एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती है, तो उनके लिए भी अच्छी बात नहीं है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस में आप देख पाएंगे 480 500 के लेवल से अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। 280 की जोन में ये कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है और ये जो 280 का जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने चार्ट पहले दिखाया था, फिलहाल यहाँ पर मिस कर चुका हूँ। तो यहाँ पहले भी बहुत लंबा सपोर्ट है 280 के आसपास। अगर ये जोन टूटता है तो और गिरावट हो सकती है, लेकिन ये कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। सपोज ये ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट कर देता है तो वापस आपको 360 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। ये सारी चीज़ें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए अच्छी बात नहीं है। ऑलरेडी नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत भाग चुके हैं, तो उनके प्रॉफिट मार्जिन पर ऑलरेडी इंपैक्ट देखने को मिला। तो नेचुरल गैस नीचे जाता है तो IGL, MGL, गुजरात गैस, इन सब कंपनीज के लिए अच्छी बात हो जाएगी। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड प्राइसेस आपको फिलहाल थोड़े से नीचे जाते हुए नजर आए हैं। लास्ट वीक के मुकाबले आपको गिरावट देखने को मिलती है, तो ये एक अच्छी बात है। इक्विटी में टेंशन नहीं चल रहा है, ये हमें गोल्ड से भी पता चल जाता है। जनरली इक्विटी अगर नीचे जाएगा तो गोल्ड में तेजी आएगी। अभी मार्केट नीचे गया था, गोल्ड ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वापस नीचे आ गया, उसका मतलब है इक्विटी में कोई बड़े टेंशन वाली बात नजर नहीं आती। और टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली यहाँ पर हमें ब्रेक डाउन भी देखने को मिला है, तो और गिरावट थोड़ी सी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इक्विटी आपको थोड़ा सा और भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ सकता है। US डॉलर इंडियन रुपी के बारे में बात करें तो डॉलर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, लेकिन जितनी स्ट्रेंथ आई थी सब चली गई। जहां से शुरू किया था उसी लेवल पर वापस पहुंच चुका है, तो ये भी एक अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए। S&P 500 इंडेक्स के बारे में बात करें, अमेरिकन मार्केट्स भी आपको ओवरऑल स्टेबल ही नजर आएंगे। भले ही 3-4 दिन में हमें गिरावट देखने को मिली, S&P 500 नीचे आया है, इससे ज़्यादा नैस्डैक में गिरावट हुई है जो कि टेक हैवी स्टॉक्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बुलिश चल रहा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात फिलहाल भी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल फंड रेजिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब ये देखिए पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड, पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ है, इसके कारण पूरे मार्केट पे कोई असर नहीं होगा। यूरो एरिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट आने वाला है, एक्सपेक्टेड है कि स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये एक नंबर हो सकता है जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। ट्यूसडे को जापान लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स, ये सब डेटा आने वाला है, तो ये भी स्टेबल होगा ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो ये भी एक नंबर है जिस पर फोकस करना चाहिए। और मेन है वेडनेसडे को क्वार्टरली अर्निंग्स, इन्फोसिस, TCS, विप्रो के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो इस पर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि TCS के रिजल्ट सबसे पहले आते थे, तब भी दूसरे सभी IT कंपनीज में आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता था। अभी तो TCS ही नहीं, इन्फोसिस और विप्रो के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो पूरे IT सेक्टर पर फोकस रखना चाहिए। बहुत बड़ा मूवमेंट वहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा IIP का डेटा भी वेडनेसडे को ही आने वाला है। थर्सडे को क्वार्टरली अर्निंग्स है, माइंडट्री का है, आदित्य बिरला मनी है, टाटा मेटालिक्स है, CSC है, इन पर आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट पे कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट का इसका चांसेस थोड़ा कम होता है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो ये सब हैवी वेट्स है, तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। US इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी आने वाला है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे को HCL टेक्नोलॉजीज के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो ये भी निफ्टी 50 का हिस्सा है, यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। इंडिया का होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा भी आने वाला है, तो ये भी मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट ला सकता है।
निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी के डेली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि जैसे ये ट्रेंड लाइन टूट गया उसके बाद एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली और उस तेज़ी के बाद फिलहाल हमें थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट जो कि मच नीडेड था वो होता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल के लिए जो रेंज दिखाई पड़ती है 18,000 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है और सपोर्ट मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। यहाँ पर जो लो बना था ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17,600 के आसपास का जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह हमें नजर आएगा। इसके बाद 17,500 है, इससे ज़्यादा गिरावट होगी उसके चांसेस कम नजर आते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हो सकती है। तो नेक्स्ट सपोर्ट है 17,300 के आसपास का जोन। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि वापस हमें ट्रेंड स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। अब तक क्या हो रहा था, गिरावट हो रही थी, दो ग्रीन कैंडल पुल अप, यहाँ पर पुल बैक होता था, फिर से गिरावट होती थी, दो ग्रीन कैंडल, फिर से गिरावट होती थी, लेकिन यहाँ पर दो ग्रीन कैंडल के बाद तीसरी भी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली है। इसका मतलब है कि ट्रेंड अभी वीकली चार्ट पे भी आपको वापस स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। एक्चुअली यहां पर ज्यादा वीक हुआ भी नहीं था, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वीक ज्यादा हमें देखने को मिला था। तो अच्छी बात है कि यहां पर ये रेजिस्टेंस हमें टूटता हुआ नजर आया। वीकली आरएसआई के बारे में बात करें 59.96 का वीकली आरएसआई है। यहाँ पर स्लाइटली आप देखेंगे आरएसआई को अगर आप स्टडी करते हैं, पसंद करते हैं इंडिकेटर यूज़ करना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमें आरएसआई में भी एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट नजर आता है। ये जो लेवल था इस हाई को भी ये तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। वीकली चार्ट तो हमें स्ट्रांग नजर आता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट में भी हमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है। ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड लॉन्ग टर्म का आपको कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। हालांकि मेरे लिए एक जो स्लाइटली यहाँ पर एक टेंशन वाली बात है कि मंथली आरएसआई 75 पर चल रहा है। पहले भी आप देखिए टॉप से जो गिरावट हुई थी 79.45 का मंथली आरएसआई था। जब भी मंथली आरएसआई 80 के आसपास होता है तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। स्पेशली इंडेक्स में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो कॉशियस हो जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए थोड़ी गिरावट देखने को मिली, इसे मैं ज़्यादा गिरावट नहीं कहूँगा, 10% की एक रीजनेबल गिरावट देखने को मिली। वापस अभी 75 के आसपास जा रहा है, तेज़ी आ सकती है, 79-80 तक जा सकता है। इसके लिए मार्केट आपको 5-6% जंप होता हुआ नजर आ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म जब भी आप देखेंगे मंथली आरएसआई इतना ऊपर गया है, थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। बाइंग बंद नहीं करनी है, एसआईपीस को बंद बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन लमसम अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्पेशली इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड्स में, थोड़ा सा कॉशियस हो गया, दो बार सोचकर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। निफ्टी मिड कैप 100 के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, थोड़ा सा लेट ब्रेकआउट हुआ है। निफ्टी 50 ने अच्छा परफॉर्म किया है, मिड कैप थोड़ा सा पीछे रहता हुआ नजर आता है, लेकिन ओवरऑल आपको यहाँ पर भी ट्रेंड स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट भी आपको स्ट्रांग नजर आता है। 59.38 का आपको वीकली आरएसआई भी देखने को मिलता है, अच्छी बात है। वापस हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें, यहाँ पर भी 79.56 का मंथली आरएसआई है, तो यहाँ पर मंथली आरएसआई थोड़ा सा वापस कॉशियस होने को ही कह रहा है। ये देखिए एक पैरामीटर है, इसके ऊपर पूरा आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, मार्केट में आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना स्टॉप लॉस के कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम कॉशियस है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल खरीदारी बंद नहीं करना है, टाइम टू टाइम आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते जाइए। आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, और आप जो ट्रेड्स करते हैं उसमें भी कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिना एसएल के अगर आप बड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट मार्केट में इस लेवल पे करना चाहते हैं तो उस पर आपको दो बार सोचना चाहिए। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो स्मॉल कैप में आप देख पाएंगे पहले भी ब्रेकआउट की कोशिश हुई थी, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया और फिर से यहाँ पर अभी मार्केट हमें ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और एक्चुअली सक्सीड भी होता हुआ नजर आता है, क्योंकि एक शॉर्ट सा रीटेस्ट भी हमें देखने को मिला और वापस स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर गया है, तो अच्छी बात है। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। वीकली चार्ट पे 64.46 का वीकली आरएसआई है, तो वीकली चार्ट पे सबसे ज़्यादा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग आपको स्मॉल कैप दिखाई पड़ता है। स्मॉल कैप से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। मंथली चार्ट पे 78.18 का यहाँ पर मंथली आरएसआई देखने को मिला, तो बस यही बात है। फिलहाल यहाँ पर लम सम इन्वेस्टमेंट विदाउट एसएल करना थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। अभी थोड़ा सा ज़्यादा ये अच्छा समय मुझे नज़र नहीं आता है। तो कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। मार्केट अभी आपको एक अच्छा खासा बाउंस दे दिया, उसके बावजूद कुछ ऐसे शेयर्स हैं, अच्छी कंपनीज हैं जो कि अच्छे लेवल पर मिल रही है, वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
सबसे पहला स्टॉक है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। 72,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 8.52 का पीई रेशियो है। इतना कम पीई रेशियो इसीलिए है क्योंकि वन टाइम गेन देखने को मिला जोमेटो की वजह से। हमेशा ये देखने को नहीं मिलेगा, इतना सस्ता वैल्यूएशन नहीं है। फाइनेंशियल ट्रेंड अब देखिए, ओवरऑल एक अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड देखने को मिलता है। 2020 में कंपनी को लॉस हुआ था, लेकिन आपको ओवरऑल अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 7,500 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये स्टॉक हमें 5,000 तक जाता हुआ नजर आया और वहां से रिकवर करके 5,634 पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आपको नजर आएगी, उसके वर्ज ऑफ ब्रेकआउट चल रहा है। यहाँ पर अगर ये लेवल टूट जाता है तो आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ये तो टेक्निकल आउटलुक है, बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये लेवल बहुत अच्छा है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीकली चार्ट पे देखिए बिल्कुल फ्रॉथ नहीं है। 47.85 का वीकली आरएसआई है। इसे हमने इंडिविजुअल वीडियोस में भी 2-3 बार कवर किया है कि इसका ये जो 5,500 का सपोर्ट है बहुत स्ट्रांग है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये लेवल टूटा जरूर था लेकिन वापस स्टॉक हमें ऊपर भी आता हुआ नजर आया और 5,000 का भी एक अच्छा सपोर्ट था जहां पर एक थोड़ा सा एक्यूमुलेशन किया जा सकता था। तो ये 5,500 का जोन अब भी फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आता है। अभी भी मौका है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इंटरनेट वाली कंपनीज में इन्फो एज कामकाज करती है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट स्टॉक है एबॉट इंडिया। 39,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 54 का पीई रेशियो है, तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा प्रीमियम जरूर है, लेकिन कंपनी का काम ही कुछ ऐसा है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देखेंगे अच्छी ग्रोथ नजर आती है। लाइफस्टाइल डिजीज में कंपनी फोकस करती है, तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 24,000 के लेवल से स्टॉक 18,000 तक आया, वहां से रिटेस्ट करके ये हमें ऑलमोस्ट 20,000 तक जाता हुआ नजर आया। वापस ये 18,000 की तरफ हमें आता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल ये जो 18,000 का जोन है अच्छा जोन है। अगर आपने एक बार एक्यूमुलेशन किया है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने इसे पहले भी वीडियोज़ में कवर किया है। तो फिर से अभी फिलहाल 18,000 पे खरीदने की ज़रूरत मुझे नज़र नहीं आती है। मेरा मानना है कि अगर 3 महीने हो जाते हैं सेम लेवल पे तो फिर से खरीद सकते हैं, या फिर आपको प्राइस करेक्शन का वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी एक्यूमुलेशन नहीं किया इस जोन में, 18,000 के जोन में, तो थोड़ा सा एक्यूमुलेशन आप करने के बारे में सोच सकते हैं। वीकली चार्ट पर देखिए 45 का वीकली आरएसआई है, तो इसमें फ्रॉथ बिल्कुल भी नहीं है, अपने सपोर्ट के आसपास है। और ये जो लेवल है पहले एक ऑल टाइम हाई का लेवल था, तो टेक्निकली ये भी एज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी ने अपने आप को ऑलरेडी प्रूव किया है, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है। तीसरा स्टॉक है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल। 32,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 22 का पीई रेशियो है। आपको वैल्यूएशन यहाँ पर पिछले एक साल में कम होता हुआ नजर आया क्योंकि टाइम करेक्शन हो चुका है और थोड़ा प्राइस करेक्शन भी देखने को मिला। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे, कंपनी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, लेकिन 2020 में जो रेवेन्यू प्रॉफिट आया था वहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है। 2021 आपको यहाँ पर नीचे आता हुआ नजर आया, मोस्टली बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन की वजह से सिचुएशन देखने को मिली। उसके बाद आपको नेचुरल गैस के प्राइसेस ऊपर जाते हुए नजर आए, तो स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। लेकिन जो बुरी चीज़ें थी वो ऑलरेडी स्टॉक में कुछ हद तक क्या मैं तो कहूँगा बहुत हद तक यहाँ पर फैक्टर इन हो चुकी है। तो फिलहाल यहाँ पर इन्वेस्टिंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो आप देख सकते हैं 2021 में पहले कुछ परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद प्राइस करेक्शन हुआ, तो जितना भी यहाँ पर नेगेटिव्स था आपको ऑलमोस्ट सब कुछ फैक्टर इन होता हुआ नजर आया है। वीकली चार्ट पर 38 का वीकली आरएसआई है, फ्रॉथ बिल्कुल नहीं है, ओवरसोल्ड की तरफ आपको ये जाता हुआ नजर आता है। ये चार्ट भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर एज अ पोजिशनल ट्रेड भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका ट्रेंड लाइन आप देख पाएंगे, जब भी स्टॉक यहाँ पर आता है एक अच्छा सपोर्ट लेता है और वापस बाउंस बैक दिखाता है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से अच्छी नजर आती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अगर यहां पर एज अ स्टॉप लॉस कोई लेवल हमें लेना है तो इसका सपोर्ट मेन है 450 का लेवल, तो सेफ साइड 440 का लेवल अगर आप सपोर्ट ऐसा लेते हैं, 445 का अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं, तो रिस्क आपका 20, 25, 30 रुपए का है। लेकिन अगर टारगेट के बारे में बात करें, मैं यहां पर सिर्फ चार्ट का जो ऑल टाइम हाई था वही आपको बता रहा हूं, 600 रुपए का लेवल। बाकी जो एनालिस्ट है वो काफी ज्यादा बुलिश है, 740 के भी टारगेट बता रहे हैं। 600 का भी लेवल अगर हम कंसिडर करते हैं तो बहुत अच्छा अपसाइड दिखाई पड़ता है।
130 रुपीज़ का अपसाइड यहाँ पर दिखाई पड़ता है, जबकि रिस्क यहाँ पर 20-30 रुपये का है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल में नजर आता है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो भी बना दिया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।